हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आशा करता हूँ आपने जो असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया था वो कर लिया होगा। अगर किया है तो उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और अगर नहीं किया है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके जल्दी से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आज के इस सेशन में हम बेसिकली लेंस की क्षमता के बारे में और साथ ही लेंसों के संयोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आज पढ़ेंगे हम वो है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? देखिए, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन का मतलब है मुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस द्वारा किसी प्रकाश की किरण को कितना मोड़ा जाता है, यानी कोई प्रकाश की किरण लेंस में कितनी मुड़ती है, वो उस लेंस की क्षमता कहलाती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर यहाँ पे देने जाए तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये कहती है कि मुख्य अक्ष के समांतर इकाई दूरी पर, मुख्य अक्ष के समांतर इकाई दूरी पर, इसमें इकाई इंपॉर्टेंट है, इकाई दूरी पर किसी प्रकाश की किरण में लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण जो है वो उस लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं अपन कि इसका क्या सेंस है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक उत्तल लेंस दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, ये है मेरे पास, मान लेते हैं कोई उत्तल लेंस जिसमें ये f, ये 2f है, और ये भी f और ये 2f है। ठीक है, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है O। ठीक है गाइस, अब हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने पर अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इस प्रकार से गुजरेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाती है वो फोकस दूरी यानी स्मॉल f कहलाती है। क्लियर है? मान लेते हैं ये जो ऊंचाई है मेरे पास वो है h, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है h। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, प्रकाश की किरण आ तो सीधी रही है, मतलब जानी तो क्या चाहिए थी, वो सीधी जानी चाहिए थी। ये अगर इस प्रकार से आ रही मुख्य अक्ष के समांतर तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी न जाकर ये यहाँ से मुड़ जाती है, इस तरह मुड़ जाती है। तो ये कितने डिग्री से मुड़ती है? मान लेते हैं कि ये डेल्टा कोण से मुड़ जाती है। ठीक है, ये जो डेल्टा कोण है इसे अपन विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विचलन कोण, यानी डेविएशन एंगल। अगर ये कोण मेरे पास डेल्टा है तो ये वाला कोण भी मेरे पास क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। जो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण बनने वाले समान होते हैं। ठीक, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको दे देते हैं ए। ठीक, तो हम क्या देखते हैं इस त्रिभुज AOF में, त्रिभुज AOF में हमने अभी डेफिनेशन ये पढ़ी है कि मुख्य अक्ष के समांतर इकाई दूरी पर प्रकाश की किरण में लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, लेंस द्वारा ये जो विचलन कोण है यही इसकी क्षमता कहलाती है। यानी अगर ये डेल्टा का मान ज्यादा है मतलब इस लेंस ने प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ा होगा, मतलब उस लेंस की क्षमता क्या होगी? ज्यादा। और अगर इस डेल्टा का मान कम है मतलब लेंस ने प्रकाश को कम मोड़ा होगा तो इस लेंस की क्षमता कम होगी। तो लेंस की क्षमता सीधे तौर पे हम कह सकते हैं, लेंस की क्षमता जो है वो होता है लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कोण के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं लेंस की क्षमता किसके बराबर है? लेंस की जो क्षमता अपन लिखेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P, वो क्या आएगी? वो आएगी विचलन कोण के बराबर। यहाँ पे ये विचलन कोण अपन क्या मान सकते हैं? विचलन कोण आ जाएगा tan डेल्टा। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए ये थीटा है तो सामने वाली भुजा क्या आएगी? लंब h, और ये आधार क्या आएगा? स्मॉल f। चूंकि हमने पढ़ा है ऑप्टिक्स में जितने भी एंगल होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, और जब भी एंगल छोटा होता है तो tan थीटा को सीधा थीटा लिखते हैं। तो चूंकि डेल्टा का मान कम है, डेल्टा का मान कम है, इसलिए हम tan डेल्टा को सीधा क्या लिख सकते हैं? tan डेल्टा को सीधा लिख सकते हैं डेल्टा। तो इस स्थिति में जो पावर आएगी लेंस की क्षमता P वो सीधे डेल्टा के बराबर आएगी, और वो क्या आ जाएगी? h/f। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर इकाई दूरी पर हो। कितनी दूरी पर? इकाई, मतलब इस h का मान क्या होना चाहिए? 1। तो इफ h इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी h का मान अगर 1 मीटर माने तो लेंस की क्षमता P किसके बराबर आ जाती है? 1/f के बराबर। यानी किसी भी लेंस की क्षमता जो है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर आती है। फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक आ जाएगा 1/मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स, और इसे अपन डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है इसे डायोप्टर कहते हैं, मीटर इनवर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली लेंस की क्षमता होती क्या है? लेंस की क्षमता होती है
किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ने की कैपेसिटी, प्रकाश को मोड़ने की जो ऑर्डर है, कोटि है, उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो उसकी क्षमता जो है वो हमेशा क्या होगी, कम। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर लेंस की फोकस दूरी जो है वो ज्यादा हुई, अगर लेंस की फोकस दूरी और क्षमता, इस पावर के बीच में, क्षमता के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में ग्राफ बनाए तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे फोकस दूरी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्षमता का मान क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों के बीच ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, यानी क्षमता, अगर फोकस दूरी बढ़ रही है, फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी, और फोकस दूरी अगर बढ़ेगी तो क्षमता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेंस की क्षमता। क्लियर। अब हम ये देख लेते हैं कि मोटे और पतले लेंस में किसकी क्षमता जो है वो ज्यादा होती है और किसकी क्षमता जो है वो कम होती है। ठीक, क्षमता का सीधा सीधा मतलब है कि उसके द्वारा प्रकाश को कितना मोड़ा जाता है। तो हम मोटे और पतले लेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, समझिए। मान लेते हैं हमारे पास दो प्रकार के लेंस दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो है मोटा लेंस और एक दे रखा है मेरे पास पतला लेंस। पतला लेंस में यहाँ बना देता हूँ, ये मान लेते हैं पतला लेंस है। ठीक है, मोटा लेंस अगर मेरे पास दे रखा है तो हम क्या देखते हैं, मोटा लेंस है, इस स्थिति में इसका जो गोला बनेगा वो छोटा बनेगा, क्योंकि लेंस अगर मोटा है तो इसका गोला जो है वो छोटा बनेगा, और लेंस अगर पतला है तो इसका जो गोला बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, इस प्रकार से बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर गोला छोटा बनेगा तो जो वक्रता त्रिज्या आएगी गाइस, वक्रता त्रिज्या दोनों साइड की वो भी कम आएगी, और अगर वक्रता त्रिज्या कम आएगी तो फोकस दूरी भी क्या आएगी, कम। यानी जो क्षमता होती है वो तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। अगर गोला छोटा बनेगा तो वक्रता त्रिज्या कम आएगी, वक्रता त्रिज्या कम आएगी तो फोकस दूरी भी क्या आएगी, कम। मतलब इसकी क्षमता क्या आएगी, ज्यादा। यानी जो मोटा लेंस है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, मतलब ये प्रकाश को ज्यादा मोड़ता है। ये प्रकाश को क्या मोड़ता है, ज्यादा, प्रकाश को ज्यादा मोड़ेगा। क्लियर। इसी प्रकार हम किसी पतले लेंस की बात करें तो उसका गोला बड़ा बनेगा। अगर गोला बड़ा बनेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो आएगी वो ज्यादा आएगी। अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा आएगी तो इसकी जो फोकस दूरी है वो भी क्या आएगी, ज्यादा। और फोकस दूरी अगर ज्यादा होगी तो इसकी क्षमता क्या आएगी, कम। मतलब ये प्रकाश को क्या मोड़ेगा, कम मोड़ेगा। ये प्रकाश को कम मोड़ेगा। तो हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि मोटे लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि इसकी फोकस दूरी कम होती है, और पतले लेंस जो होते हैं उसकी क्षमता कम होती है क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा। ठीक, तो ये हमने बात कर ली लेंस की क्षमता के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर किन्हीं दो लेंसों को हम संयोजन में रखें तो इनकी क्षमताएं किस प्रकार से प्रभावित होती है। इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं। ठीक है गाइस, इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं। बस ये याद रखिए कि क्षमता का मतलब है उस लेंस द्वारा प्रकाश को कितना मोड़ा जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं पतले लेंसों का संयोजन। पतले लेंसों का संयोजन। ठीक है, चलिए पतले लेंसों का अपन संयोजन। इसके अलावा मैं एक और टॉपिक बताऊंगा, इसमें यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ दर्पण की क्षमता। दर्पण की क्षमता यानी पावर ऑफ मिरर। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आज स्पेशली आपको बता दूंगा। तो देखिए पतले लेंसों का अपन संयोजन पढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो उत्तल लेंस इस प्रकार से दे रखे हैं। पहला लेंस ये है L1 और दूसरा लेंस जो है वो इसके पास रखा है वो है L2। मान लेते हैं इस वाले लेंस की फोकस दूरी है F1 और इस वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F2। दोनों को संयोजन में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है O। ठीक, तो वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश की किरण पहले किस लेंस से अपवर्तित होगी, ये पहले L1 से अपवर्तित होगी, पहले वाले लेंस से। और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनना चाहिए, इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहाँ कहीं पे, I1 पे बनना चाहिए था। क्लियर है, ये I1 पर कब बनता, जब मेरे पास केवल एक ही लेंस होता। लेकिन इस I1 पर ये जो प्रतिबिंब बनेगा इस L1 के कारण, वो दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, हम पढ़ चुके हैं। तो इसका अंतिम प्रतिबिंब हमें कहाँ पे बनेगा, इसका अंतिम प्रतिबिंब हमें I पर प्राप्त होगा। क्लियर है, तो हम क्या जानते हैं कि जो वस्तु की दूरी होती है उसे अपन U कहते हैं। ये वाला प्रतिबिंब है तो इसकी अपन दूरी को V डैश या V1 कह देते हैं, V डैश कह देता हूँ, और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को अपन V कह देते हैं। क्लियर है गाइस, देखिए अपन ने क्या माना, दो लेंस है मेरे पास L1 और L2। वस्तु O का प्रतिबिंब L1 से कहाँ पे प्राप्त होता है, I1 पर। ये I1 प्रतिबिंब जो है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है,
और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आई पर। सारी दूरी आपने दे दी, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, f2। तो हमने लेंस समीकरण पढ़ा था, तो हम पहले लेंस समीकरण किसके लिए लगाएंगे, L1 के लिए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इस लेंस समीकरण को हम पहले L1 के लिए लगाते हैं, तो L1 के लिए क्या आ जाएगा, L1 के लिए देखिए L1 के लिए प्रतिबिंब का है, ये L1 का प्रतिबिंब का बनता है I1 पर, और उसकी दूरी कितनी है v डैश। तो यहाँ 1/v की जगह क्या आएगा, 1/v डैश माइनस वस्तु क्या है, L1 के लिए वस्तु O है और इसकी दूरी कितनी है u, तो ये आ जाएगा 1/u बराबर L1 के लिए फोकस दूरी कितनी है f1, तो ये आ जाएगा f1। इसे दे दिया मैंने समीकरण 2। इसी प्रकार यही इक्वेशन किसके लिए लगाएंगे, इस L2 के लिए लगाएंगे। तो L2 के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी देखिए, L2 के लिए ये तो वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v, तो ये आ जाएगा 1/v माइनस वस्तु की दूरी। L2 के लिए वस्तु ये नहीं है बल्कि ये है, क्योंकि ये वस्तु का कार्य करेगी, तो वस्तु की दूरी कितनी है v डैश, ये आ जाएगा 1/v डैश बराबर L2 की फोकस दूरी कितनी है f2, तो ये आ जाएगा f2। ये आ गया समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 को अपन जोड़ देते हैं, तो इक्वेशन 2 में अपन जोड़ देते हैं इक्वेशन 3 को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/f2। क्लियर। यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। इसे हमने दे दिया समीकरण 4। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 4 इन दोनों के LHS हमें समान दिख रहे हैं, तो इनके RHS भी क्या आएंगे समान। तो इन दोनों की तुलना करने पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा मेरे पास, यह आ जाएगा 1/f का मान किसके बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 यह आ जाएगा। हमने अभी पढ़ा है कि 1/f को हम कहते हैं, 1/f को कहते हैं लेंस की क्षमता। किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। तो 1/f अगर p के बराबर है तो 1/f1 किसके बराबर आएगा p1 के, और 1/f2 किसके बराबर आएगा p2 के। यानी ये पहले लेंस की क्षमता और ये दूसरे लेंस की क्षमता, तो कुल क्षमता p का मान जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा p1 और प्लस p2। यानी हमें ये पता चलता है कि जब दो लेंसों को हम संपर्क में रखते हैं तो उन दोनों की क्षमताएं परस्पर जुड़ जाती हैं। यानी यहाँ हमने सिर्फ 2 लेंस लिए हैं, अगर इसी प्रकार n लेंस को हम एक दूसरे के पास में रखते जाए तो कुल क्षमता p का मान क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस सो ऑन pn तक। यानी लेंसों को परस्पर संयोजन में रखने पर इनकी क्षमताएं हमेशा जुड़ेगी। क्या होगी गाइस, इनकी क्षमताएं हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। क्लियर है। ये तो हमने क्षमताओं के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही एक पॉइंट में और बता दूं कि यदि लेंस संयोजन में रखे हुए हो तो जो कुल आवर्धन होगा वो अलग अलग लेंसों के आवर्धनों के गुणनफल के बराबर आएगा। यानी नेट आवर्धन m का मान जो आएगा वो पहले लेंस के आवर्धन इंटू दूसरे लेंस के आवर्धन इंटू तीसरे लेंस के आवर्धन, इन सभी के गुणनफल के बराबर आएगा। अब ये कैसे आएगा उसके लिए हम देखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको अपन रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं कि लेंसों को संयोजन में रखने पर इनकी जो आवर्धन है वो किस प्रकार से गुणनफल होगा, वो अपन देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई लेंस रखा है इस प्रकार से, पहला लेंस, 2 ही लेंस की अपन बात कर लेते हैं, और ये दूसरा लेंस है। ठीक है, कोई वस्तु रखी है AB जिसकी ऊंचाई है h। वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश की जो किरणें समांतर, वो किस से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। ये गई मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर। जो प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी वो बिना मुड़े क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से। इसका प्रतिबिंब बनेगा किसका, वस्तु का। ठीक है, इसी तरह से ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया और इसकी ऊंचाई अपन h डैश मान लेते हैं। ये है AB और ये अपन मान लेते हैं a डैश b डैश। ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। अब ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका मुख्य फोकस f है और ये भी इसका f है। तो इससे चलकर जाने वाली प्रकाश की समांतर किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएगी
और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली बिना मुड़े क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। जहाँ पे वस्तु ये प्रतिबिंब परावर्तित अपवर्तित किरणें कैंसिल करेगी, वहाँ पे वस्तु का वापस क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, इसकी ऊंचाई को अपन मान लेते हैं h डबल डैश। ठीक है, समझिए मैंने क्या बताया, ये पहला लेंस था, ये दूसरा लेंस था। पहले कोई वस्तु से L1 का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पर a डैश b डैश, जिसकी ऊंचाई h डैश है। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, h डबल डैश में। ठीक है, तो हम आवर्धन की अगर बात करें, नेट आवर्धन हमेशा क्या होता है, नेट आवर्धन जो होता है वो होता है अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें कितनी दिख रही है, h डबल डैश, ये आ जाएगा h डबल डैश, और वस्तु की ऊंचाई कितनी दिख रही है, h। तो ये मेरे पास आवर्धन आ जाएगा इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, लेकिन हम अलग अलग आवर्धन निकाले, पहले हम इस L1 लेंस का आवर्धन निकाले, इसे अपन M1 कह देते हैं। तो इसका आवर्धन क्या आएगा, इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना है h डैश, और वस्तु की ऊंचाई कितनी है h, इसे दे दिया समीकरण 2। ये इस लेंस का आवर्धन आ गया। इसी प्रकार से इस लेंस का अगर मैं आवर्धन निकालूं तो इस लेंस का आवर्धन मैं मान लेता हूं M2। इस लेंस का आवर्धन क्या आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है h डैश, और वस्तु की ऊंचाई कितनी है h डबल डैश, ये आ जाएगा h डबल डैश और h डैश, इसे दे दिया समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में गुणा कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा m1 इंटू m2 बराबर क्या आएगा, यहाँ से देखिए m1 का मान कितना है, ये है h डैश अपॉन h, इंटू यहाँ कितना है h डबल डैश अपॉन h डैश, यहाँ h डैश से h डैश कैंसिल, ये आएगा m1 इंटू m2 बराबर h डबल डैश और अपॉन h। h डबल डैश अपॉन h किसके बराबर है, m के, तो हम लिख सकते हैं m1 इंटू m2 का मान m के बराबर आएगा। मतलब नेट आवर्धन जो है वो अलग अलग लेंसों के आवर्धनों के गुणनफल के बराबर आएगा। क्लियर है गाइस? तो हमने ये देखा कि जब भी लेंसों को आपस में संयोजन में रखा जाता है तो उनकी क्षमताएं जो है वो तो आपस में क्या होती है, जुड़ती हैं, और उनके आवर्धन जो है वो आपस में गुणा हो जाते हैं। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है और इस पे हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि लेंसों को संयोजन में रखने पर उनकी क्षमताएं परस्पर जुड़ जाती हैं और आवर्धन जो है वो परस्पर गुणनफल हो जाते हैं। क्लियर? चलिए ठीक। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ जिससे कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो है दर्पण की क्षमता के बारे में। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक, चलिए, जैसे हमने लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ा कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है, 1/f, और क्षमता का सीधा सीधा क्या मतलब होता है, क्षमता का मतलब होता है लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ने की कोटि या प्रकाश को कितना मोड़ा जाता है। उसी प्रकार हम दर्पण की अगर बात करें, दर्पण की क्षमता, तो यहाँ पर भी दर्पण की क्षमता जो है वो भी वही आएगा। दर्पण की क्षमता का मतलब ये होता है कि दर्पण द्वारा प्रकाश को कितना मोड़ा जाता है, वो दर्पण की क्षमता कहलाती है। लेकिन दर्पण की क्षमता जो है P, वो 1/f न होकर के वो होती है -1/f। बस इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है, लेंस की क्षमता जो है वो तो होती है 1/f के बराबर सीधे, लेकिन दर्पण की क्षमता जो है उसे अपन -1/f लेते हैं। अब ऐसा क्यों है उसको अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, जैसे अपन कोई लेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई लेंस है इस प्रकार से, ठीक है। इस लेंस से अगर कोई प्रकाश गुजरता है तो वो मुड़ जाता है, और वो जितने कोण से मुड़ता है उसे अपन लेंस की क्षमता कहते हैं। यही कोई कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है यहाँ पे। दर्पण के केस में क्या होता है, मान लेते प्रकाश की कोई किरण आई तो वो भी सीधी न जाकर के, जानी तो सीधी चाहिए थी लेकिन मुड़ जाती है, तो यहाँ पर भी ये जो एंगल आएगा उसे अपन दर्पण की क्षमता कहते हैं। यहाँ पर हम प्लस क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रकाश जिस दिशा में जा रहा होता है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो वापस मुड़ता नहीं है, मतलब उसकी दिशा बदलती नहीं है, और दिशा नहीं बदलती इसलिए हम इसकी क्षमता को प्लस से डिनोट करते हैं। लेकिन दर्पण के केस में ये मुड़ जाता है। देखिए प्रकाश जा तो सीधा रहा था, मुड़ गया, मतलब इसकी क्षमता के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन गया इस दिशा में था, आया इसकी विपरीत दिशा में है, मतलब यहाँ पे विपरीत को दर्शाने के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस। तो इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि लेंस की क्षमता 1/f होती है, जबकि दर्पण की क्षमता -1/f होती है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूंगा, इस उत्तल दर्पण तो उत्तल दर्पण जो है उसमें फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो उसकी क्षमता जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी -1/f, यानी उसकी जो क्षमता आएगी, ये अगर प्लस है तो ये माइनस, तो इसकी क्षमता हमेशा नेगेटिव आएगी। और अगर अवतल दर्पण की बात करूं, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है
वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब उसकी क्षमता जो है वो पॉजिटिव होती है। याद रखिएगा, क्योंकि दर्पण की क्षमता -1/f होता है। माइनस का मतलब ये है कि मोड़ता तो है लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए इस विपरीत को दर्शाने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, माइनस। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी क्षमता नेगेटिव होगी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी क्षमता क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, और साथ ही हम बात करेंगे कि किसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।